नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का वाईटी ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं अभिषेक शुक्ला आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पिछली कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी। इसी क्रम में एक नई कहानी आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। किसी अपराधी को जज द्वारा फांसी की सज़ा दिए जाने की बातें तो आपने बहुत सुनी होंगी, देखी होंगी, लेकिन क्या किसी जज को फांसी पर लटकाया गया हो, ऐसा सुना है आपने? जी हाँ, ये बात बहुत पुरानी है, लेकिन है तो हकीकत। आज से 47 साल पहले करीब 1976 में एक जज को फांसी पर लटकाया गया था और इसी वजह से ये बेहद खौफनाक कहानी बन जाती है। आप सुनेंगे तो धीरे धीरे आपका कहानी में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। इन जज का नाम है उपेंद्र नाथ राजखोवा। एक बार फिर से सुन लीजिए नाम, उपेंद्र नाथ राजखोवा इन जज का नाम है जिन्हें फांसी पर लटकाया गया था। वो असम के डुबरी जिसको कहते हैं उस ज़िले में ये पोस्टेड थे। जिला एवं सत्य न्यायाधीश के पद पर तैनात थे। इन्हें सरकारी आवास मिला था और उसी सरकारी आवास में ये रहते थे। उसके बगल में भी और कई सारे सरकारी आवास थे, वीआईपी एरिया थी ये। हुआ ये कि 1969 में राजखोवा जी की नियुक्ति डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तौर पर डुबरी ज़िले में होती है। और पहले तो वो आते हैं और सर्किट हाउस में रुकते हैं और कुछ दिन वो सर्किट हाउस में रुकने के बाद में उनको बंगला अलॉट होता है और उस बंगले में वो शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने के बाद में वो उनको रिटायर भी होना था, क्योंकि उनका रिटायरमेंट भी नज़दीक था, तो कुछ ही दिन रहते हैं वो। इसके बाद में उनके परिवार की अगर बात कर लें तो जज साहब के परिवार में उनकी पत्नी थी, उनका नाम था पुलौती राजखोवा। उनकी 3 बेटियां थी। पहली जो बेटी थी, सबसे बड़ी जो थी, उसका नाम था निर्मला उर्फ लीनू। ये अपना कॉलेज कंप्लीट कर चुकी थी और वहीं सिलीगुड़ी में, गुवाहाटी में ये रहा करती थी। इनकी जो दूसरे नंबर की बेटी थी उनका नाम था जोनाली उर्फ लूना और जो तीसरे नंबर की बेटी थी उसका नाम था रूपाली उर्फ रूपलेखा। तो ये 3 बेटियां थी, जबकि बड़ी बेटी का कॉलेज कंप्लीट हो गया था। बाकी दोनों बेटियों जो उनकी छोटी थी वो अभी कॉलेज में ही थी, कॉलेज कर रही थी। तो इसके बाद क्या होता है कि जज साहब 1970 का दशक आता है, 1970 का साल आता है। उसमें सरस्वती पूजा एक दिन त्यौहार होता है जो कि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो सरस्वती पूजा की छुट्टी थी। उस छुट्टी में राजखोवा जो जज साहब थे, उपेंद्र नाथ राजखोवा, वो अपनी पत्नी और 3 बेटियों को बुलाते हैं वहीं डुबरी। कहते हैं आइए, इस पूजा में आप लोगों की छुट्टी भी है, इस पूजा में शामिल होइए। 3 बेटियां आती हैं। आने के बाद में 3 बेटियां रहती हैं और उनकी पत्नी भी आती है। सरस्वती की पूजा धूमधाम से निपट जाती है, धूमधाम से हो जाती है। उसमें जज साहब पार्टिसिपेट भी करते हैं, अच्छे से मार्केट जाते हैं, ख़रीदारी करते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। 2 फरवरी को 1970 को जज साहब को रिटायर होना था और रिटायर हो भी जाते हैं जज साहब, लेकिन रिटायर होने के बाद में भी वो उसी बंगले में रहते हैं, क्योंकि बड़ी पोस्ट पे थे, जज साहब थे, तो इतनी जल्दी बंगला नहीं खाली कराया गया था, वो उसी में रहते हैं। जब सरस्वती पूजा में उनकी 3 बेटियां और पत्नी आई थी तो बाकी 2 जो छोटी बेटियां थी, दोनों जो कॉलेज में अभी पढ़ती थी, तो उनकी छुट्टियां समाप्त हो रही थी, तो वो दोनों चली गई। लेकिन जज साहब ने अपनी पत्नी को और बेटी को वहीं पर डुबरी में ही रोक लिया कि आप हमारे साथ में रहिए। इसके बाद में वो गुवाहाटी, क्योंकि रिटायर हो ही गए थे जज साहब, तो उन्होंने जो मकान बना रखा था अपना, वो गुवाहाटी में, असम में गुवाहाटी है, तो गुवाहाटी राजधानी भी है,
तो गुवाहाटी में उन्होंने अपना बंगला बना रखा था और वहीं बंगले को किराए पर दे रखा था। तो जज साहब गुवाहाटी फ़ोन करते हैं अपने बंगले में जो रेंट पे ले रखा था उसको कि मैं रिटायर हो गया हूँ और मैं जल्द से जल्द गुवाहाटी आ रहा हूँ, आप इस बंगले को जो है खाली कर दीजिए और मैं कभी भी शिफ्ट हो सकता हूँ यहाँ पर। फिर क्या होता है कि एक दिन ये जज साहब क्या करते हैं कि एक पेड़ था जो कि बाथरूम की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ था, तो जज साहब अपने माली और अर्दलियों को बुला के कहते हैं कि इस पेड़ को काट दो, यहाँ पर मैं दूसरे पेड़ लगाऊंगा, नए वाले पेड़ लगाऊंगा अच्छे से। जज साहब के कहने पर वो माली जो है उन पेड़ों को काट देता है। काटने के बाद में उसकी जड़ें भी जज साहब निकलवा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। उस गड्ढे को जज साहब और थोड़ा सा बड़ा करवा लेते हैं और जैसे कि बात हो ही चुकी है कि वो कहते हैं कि हम यहाँ पर एक नया पेड़ लगाएंगे। इसी तरीके से जज साहब जब गड्ढा जज साहब ने खुदवा दिया तो उनकी पत्नी ने देखा। जब पत्नी ने देखा कि ये गड्ढा हो गया है तो पत्नी ने उस गड्ढे को माली से कह के उसको भरवा भी दिया, पुनः भरवा दिया। जब शाम को जज साहब लौट कर वापस आते हैं घर तो देखते हैं कि वो गड्ढा भर गया है, तो माली पर और पत्नी पर बहुत नाराज़ होते हैं। इसके बाद वो पुनः जो है माली से कहते हैं कि इस गड्ढे को खोद दो, इसमें जो है हमें पेड़ लगानी है। उनके कहने पर उस गड्ढे को, जज साहब के कहने पर गड्ढे को पुनः खोदा जाता है। इसी तरीके से कुछ दिन बीतते हैं, 2, 4, 6, 10 दिन। फिर वो जज साहब माली को बुलाते हैं और कहते हैं कि अभी एक किचन की तरफ एक पेड़ है, उस पेड़ को जो है वो काट दीजिए आप, वहाँ पर भी हमें उसकी जगह पर एक नया पेड़ लगाना है। जज साहब के कहने पर माली उस पेड़ को भी काट देता है, जड़ें निकालता है और इसी तरीके से वहाँ पर भी एक गड्ढा हो जाता है। अब गड्ढा हो गया, जज साहब क्या करते हैं कि एक त्यौहार पड़ता है, एक गड्ढा हो गया, सब ऐसे चल रहा था। 1 आध 2 दिन बीते तो जज साहब ने अपने नौकरों को, अर्दलियों को, मालियों को छुट्टी दे दी कि आप लोग जाइए, छुट्टी एंजॉय करके आइए। इसके बाद में वो लोग नौकर वगैरह चले जाते हैं। फिर ठंड का टाइम था, जज साहब बोन फायर जो है वो करते हैं, मतलब आग सेकते हैं लकड़ी जलाकर। इसके बाद में वो खाना भी खाते हैं रात के 10 बजे। खाना खाने के बाद में जब नौकर वगैरह सर्वेंट क्वार्टर में चले जाते हैं अपने, तो जाकर वहीं पे सो जाते हैं। अगले दिन जब 11 फरवरी की सुबह जब नौकरों की और अर्दलियों की जब नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि जज साहब की पत्नी और उनकी बेटी, बड़ी वाली बेटी, चूँकि दोनों बेटियां जो छोटी थी वो तो जा चुकी थी क्योंकि कॉलेज में पढ़ती थी, उनका कॉलेज चल रहा था, बड़ी बेटी और पत्नी ही उस समय थी। तो नौकर देखते हैं कि 11 फरवरी की सुबह कि पत्नी, जज साहब की पत्नी मैडम और दोनों और बड़ी वाली बेटी वो तो घर पर है ही नहीं, तो वो पता नहीं कहाँ मिसिंग है। तो वो जज साहब से पूछते हैं कि मैम साहब नहीं दिख रही हैं और बच्ची भी, बड़ी बेटी भी नहीं दिख रही है। जज साहब बहाना बनाते हैं कि बेटी और पत्नी जो हमारी है वो बाहर चली गई हैं क्योंकि हमारे एक रिलेटिव्स की तबीयत ख़राब है, उन्हीं को देखने, और वो सुबह सुबह इसी वजह से चली गई। नौकर को शक तो होता है कि अभी कल की ही बात है, सब लोग बैठे हुए थे, बातचीत हुई, लेकिन कभी किसी ने चर्चा नहीं की। खैर नौकर इस बात को टाल देता है और आगे बढ़ जाती है बात। एक नौकर फिर देखता है कि इस घटना के बाद में कि बाथरूम से कुछ लाल रंग का पानी आ रहा है। जब वो बाथरूम की तरफ जाकर देखता है तो देखता है कि जज साहब अपने फटे पुराने कपड़े या कुर्ते जो भी पहनते थे वो उसको धुल रहे हैं। वो जब धुल रहे हैं तो भी उसको, नौकरों को शक होता है, लेकिन नौकर, अच्छा शक इसलिए होता है क्योंकि जज साहब जब रहते थे तो कभी जल्दी से अपना कपड़ा धुलते नहीं थे, इस वजह से नौकरों को शक होता है। फिर भी नौकर इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि चलो जो हो गया हो गया। लेकिन इसी बीच नौकरों की नज़र फिर जाती है कि जो बाथरूम के पीछे गड्ढा बनवाया गया था, 2 गड्ढे बने थे, एक बाथरूम के पीछे बना था और एक किचन के पास में बना हुआ था, किचन के पीछे गड्ढा बना हुआ था।
जिसमें पेड़ लगवाने के लिए जज साहब ने बोला था। तो अभी जब देखते हैं तो बाथरूम के पास वाला गड्ढा भरा रहता है। नौकर इसको छोड़ देते हैं, इस बात को इग्नोर कर देते हैं। फिर आगे 14 फरवरी का दिन आता है। 14 फरवरी को जज साहब अपनी दोनों बेटियों को फ़ोन करते हैं और बुलाते हैं, कहते हैं कि आप दोनों लोग भी यहाँ पर चले आइए डुबरी, थोड़ा सा काम है, हमें घूमने जाना है। घूमने के बहाने जो है उसको बुला लेते हैं कि हमें दार्जिलिंग घूमना है। 25 फरवरी को फिर दोनों बेटियां बस से डुबरी पहुंचती हैं और जज साहब उन दोनों बेटियों को रिसीव करने भी जाते हैं। रिसीव करके लेकर आते हैं और 25 फरवरी, ध्यान रखिएगा डेट, रिसीव करके लेके आते हैं, वही डुबरी अपने उसी सरकारी बंगले में रखते हैं। ये बात भी नौकरों को पता चल गई थी। लेकिन 26 फरवरी की सुबह जब नौकर और माली और अर्दली वगैरह उठते हैं, देखते हैं कि जज साहब की दोनों बेटियां नहीं हैं, तो वो फिर परेशान हो जाते हैं और जज साहब से सवाल पूछते हैं कि बेटियां कहाँ गई हैं। तो जज साहब का उत्तर था कि हम दोनों बेटियां जो है वो कोकराझार चली गई हैं, जगह है कोकराझार, तो कोकराझार चली गई हैं और वहीं पर उसी कोकराझार जगह पर उनकी माँ भी आएगी और हमें भी जो है कोकराझार ही जाना है। इसके बाद में नौकर जब अपने ये बात सुनता है जज साहब से तो कहता चलो ठीक है, इग्नोर करता है। लेकिन जब अपने क्वार्टर की तरफ वो जा रहा होता है, सर्वेंट क्वार्टर की तरफ, तो देखता है कि किचन की तरफ वाला गड्ढा जो खुदा हुआ था वो भी भर गया है। तो उसे इस बात से फिर झटका लगता है, क्योंकि गड्ढा तो भरा था लेकिन कोई फूल या पौधा लगा ही नहीं था। तो वो परेशान होता है। अंत में जज साहब रिटायर हो ही गए रहते हैं। मार्च तक जज साहब उसी बंगले में रहते हैं। 15 अप्रैल को वो पूरा मार्च रहते हैं। 15 अप्रैल को जज साहब बंगला छोड़कर चले जाते हैं। जाने के बाद में एक दूसरे जज जून 1970 में, जिनका नाम था मिस्टर N.K. चौधरी साहब, वो उस बंगले में रहने के लिए आते हैं। इसी बीच जज साहब जब बंगला छोड़कर चले जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं, किसी को मिलते नहीं हैं। लेकिन जो जज साहब का अर्दली था जयप्रकाश, वो सिलीगुड़ी का रहने वाला था। तो एक दिन जयप्रकाश को जज साहब सिलीगुड़ी में मिल जाते हैं और उनको बताते हैं कि मैं यहीं पे रह रहा हूँ। हालांकि जयप्रकाश के घर जज साहब 2-3 दिन तक रुके भी थे और जज साहब ने मना किया था जयप्रकाश को कि मेरी मुलाकात आपसे हुई है या मैं कहाँ पर हूँ, इस बात को किसी को आप मत बताइएगा। फिर इसी बीच ये तो कहानी का एक पहलू है। दूसरा ये है कि जो जज साहब थे राजखोवा जी, उनके जो साले साहब थे, वो जिनका नाम था ब्रादा शर्मा, तो ब्रादा शर्मा जो थे वो पुलिस विभाग में डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस थे। तो उनको अपनी पत्नी और अपनी भांजियों, माफ़ करिएगा, अपनी बहन और अपनी भांजियों की जो खबर है वो बहुत दिन से मिल नहीं पा रही थी। तो वो बहुत परेशान थे और इसी बीच जज साहब से भी मुलाकात नहीं हो पाई। तो वो अंत में पहुंचते हैं डुबरी, और डुबरी जब पहुंचते हैं तो वो काफ़ी पूछताछ करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी करने में उनको कुछ पता नहीं लगता, लेकिन तभी जो है एक अर्दली से उनकी मुलाकात हो जाती है। काफ़ी ज़ोर दबाव के बाद वो अर्दली बताता है कि जज साहब हमें सिलीगुड़ी में मिले थे और वो जज साहब एक होटल सोवाय होटल में ठहरे हैं। तो ये बात मई 1970 की है, जब राधा शर्मा जो है वो डुबरी पहुंचे थे। जब ये बात पता लगती है कि जज साहब तो होटल सोवाय में ठहरे हुए हैं सिलीगुड़ी, तो वो भागते हुए पुलिस बल के साथ में तब तक उनको डाउट हो गया था कि पता नहीं क्या दिक्कत है, जब गुवाहाटी में जज साहब का अपना मकान है तो वो सिलीगुड़ी में इतने दिन से क्यों रुके पड़े हैं। तो वो पुलिस बल के साथ में उसी होटल सोवाय पहुँचते हैं। जब DIG साहब सिलीगुड़ी में सोवाय होटल पर पहुँचते हैं तो जज साहब वहीं पर उनको मिल जाते हैं। मिलने के बाद में जज साहब से पूछा जाता है कि उनका परिवार कहाँ है, तो वो बहाना बनाते हैं। बहाना बनाने के बाद में बहुत इधर उधर की बातें बताते हैं, लेकिन टूट जाते हैं थोड़ी देर बाद। टूटने के बाद में वो कहते हैं मैं अपनी मुंह से तो कुछ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं जो घटना है, जो क्या हुआ, वो मैं आपको एक पेपर पे लिख के मैं बता सकता हूँ।
जो बात जज साहब ने पेपर पर लिखकर बताई वो ऐसी थी कि 10 फरवरी की शाम को उनकी पत्नी बाथरूम गई थी और वहीं से वो फिसल गई। बाथरूम में फिसल गई जब, तो उनकी पत्नी को काफ़ी चोटें आई, सर में चोट लगी, जिसकी वजह से उनकी पत्नी की डेथ हो गई। डेथ के बाद में जब उनकी बड़ी बेटी ने देखा तो वो जो है बहुत परेशान हुई, और परेशान होने की वजह से उसने डिप्रेशन में आके नींद की गोलियों की ओवरडोज ले ली, जिससे उसकी डेथ हो गई, उनकी बेटी की भी डेथ हो गई। और इसके बाद में जज साहब ने कहा कि जब मैं इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैंने दोनों शवों को ले जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में फेंक दिया। इसके बाद में 25 फरवरी को मैंने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया, और बेटियों को बुलाने के बाद में मैं गाड़ी से घूमते घूमते ब्रह्मपुत्र नदी तक वहीं पर घूम रहा था। और ये बात उन्होंने जब माँ और अपनी बहन के बारे में पूछा बेटियों ने, तो मैंने पूरी घटना उनको बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था कि मम्मी आपकी बाथरूम में फिसल गई थी और इसकी वजह से सर में चोट आई थी और गिर गई थी। तो ये बात जो है, और उनकी मौत हो गई है, ये बात दोनों बेटियां बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन दोनों बेटियों ने भी ब्रह्मपुत्र नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाने की वजह से उन दोनों बेटियों की भी मृत्यु हो गई। जज साहब से फिर कहा गया कि चलिए ठीक है, जो हुआ हुआ, आप जो ये कह रहे हैं इस बात को आप अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने आप अपना दर्ज करवाइए। तो जज साहब कहते हैं अच्छा। इसी बीच जब जज साहब ने ये कहा तो फिर इत्तला किया गया डुबरी के पास आसपास के क्षेत्रों को, और ब्रह्मपुत्र नदी में एक तरफ शवों को तलाश करने के लिए अभियान चल रहा था। और इधर जज साहब से कहा जाता है कि आप मजिस्ट्रेट के सामने चलकर ये बयान दीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल रहा हूँ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। और ये बहाना करते हुए जज साहब अंदर अपने रूम में जाते हैं कपड़े चेंज करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर तक बाहर वो नहीं आते और कुछ देर बाद उनकी चीखें सुनाई पड़ती हैं। जब अंदर जाकर उनके कमरे में देखा जाता है तो पता लगता है कि जज साहब चाकू से अपने पेट पर कई जो है बार हमला कर चुके हैं, मतलब आत्महत्या करने की वो कोशिश कर रहे हैं। जब उनको अस्पताल लेके जाया जाता है, अस्पताल में वो कई सारे दिन रहते हैं। इसके बाद में जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनसे पूछताछ शुरू की जाती है। 9 अगस्त 1970 की तारीख आती है। इस दिन जो है जज साहब पूछताछ में कबूल करते हैं कि उन्होंने चारों कत्ल, मतलब अपनी पत्नी का और 3 बेटियों का कत्ल उन्होंने किया है। बताते हैं कि जब लाश के बारे में पूछा जाता है तो बताते हैं कि वो चारों लाश जो है वो डुबरी के ही उसी बंगले में हैं। फिर 11 अगस्त 9 अगस्त को ये बयान देते हैं, बताते हैं, और 11 अगस्त 1970 को पुलिस टीम जो है वो उसी बंगले में जाती है। और चूँकि वहाँ पे एक दूसरे मजिस्ट्रेट रह रहे थे तो उनकी परमिशन लेकर उस बंगले में खुदाई शुरू की जाती है। खुदाई में चारों जो है शवों के कंकाल मिलते हैं। बाद में पता चलता है कि एक अर्दली ने भी इनकी मदद की थी जज साहब की, तो उस अर्दली को भी जांच में पता चलता है कि अर्दली ने भी मदद की थी, तो उस अर्दली को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज साहब चारों कत्ल को तो स्वीकार कर लेते हैं कि वो चारों कत्ल हमने किए हैं, लेकिन जज साहब ये स्वीकार नहीं करते कि उन्होंने कत्ल क्यों किया है, कत्ल का मोटिव क्यों नहीं बताते। हो सकता है कि जज साहब जो सच्चाई है उसको नहीं लाना चाहते हों दुनिया के सामने। खैर, अब चूँकि मामला बड़ा था तो एक स्पेशल जज की नियुक्ति की जाती है इस मामले की ट्रायल के लिए। लेकिन जब ट्रायल शुरू होना था 13 नवंबर 1972 से। जब 13 नवंबर 1972 से ट्रायल शुरू होना था तो उसके एक दिन पहले ही जज साहब फिर एक बार आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। मतलब 12 नवंबर 1972 को आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, और इसकी वजह से फिर वो एक बार मामला जो ट्रायल का था वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन इन सब के बीच में लोग ये हैरान थे कि जज साहब रिटायर होने वाले थे, रिटायर हो गए थे। ये सब पहले भी कर सकते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में ही जज साहब ने क्यों किया। लेकिन इसका जवाब जज साहब देने के लिए तैयार नहीं थे। ट्रायल में बहुत पूछा गया लेकिन इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, कभी नहीं दिया।
जज साहब ठीक होते हैं अस्पताल आत्महत्या अटेम्प्ट करने के बाद में, जब ठीक होते हैं तो फिर से ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल शुरू होने के बाद में जो लोअर कोर्ट थी, लोअर कोर्ट का फैसला 27 जनवरी 1973 को आता है और उसमें जज साहब को सजाए मौत दी जाती है, क्योंकि जो कानून का रक्षक है जिसने इतनी सज़ा सुनाई है उसको जो है वो खुद क्राइम करे, तो वो ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस का मामला बन जाता है और इस वजह से मौत की सज़ा जज साहब को सुनाई गई। जज साहब इस फैसले के विरुद्ध गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपील करते हैं, लेकिन कुछ दिन तक ये भी मामला हाई कोर्ट में चलता है, लेकिन मई 1974 में हाई कोर्ट का भी फैसला आता है और उस फैसले में जज साहब को भी सजाए मौत का जो दिया गया था उस फैसले को बरकरार रखा जाता है। इसके बाद में जज साहब सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन चूँकि तीनों कोर्टों का मामला मानना यही था कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, क्योंकि जो कानून का रक्षक है अगर वही बच्चक बन जाए तो कैसे काम चलेगा, ये समाज के लिए खतरा है, एक मिसाल दी जानी चाहिए। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और जज साहब को सजाए मौत का जो है वो आदेश सुनाया, फैसला सुनाया। तीनों कोर्ट से तो जज साहब को सजाए मौत मिल चुकी थी, अंत में एक बचा हुआ था उनके पास में विकल्प जज साहब के पास में, वो है मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के पास में। तो अपने अंतिम हथियार का प्रयोग करते हुए जज साहब राजखोवा जी ने राष्ट्रपति के सामने मर्सी पिटीशन रखी, लेकिन 1976 में ये मर्सी पिटीशन भी जज साहब की खारिज हो जाती है। फिर 14 फरवरी वैलेंटाइन का दिन, वैलेंटाइन डे आता है, शनिवार का दिन था 14 फरवरी 1976। जोरहाट जेल में जज साहब को फांसी दे दी जाती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये मामला जो है बहुत ही पेचीदा हो जाता है कि जज जिसने पता नहीं अपने जीवन काल में कितने लोगों को मौत की सज़ा सुनाई होगी, लेकिन उसको खुद मौत की सज़ा मिली। इसके बाद आते हैं तो ये कह सकते हैं हम कि आज़ाद देश में फांसी पाने वाले ये पहले जज थे। अगर ये भी कहा जाए कि एशिया में अगर फांसी पाने वाले ये पहले जज होंगे तो शायद कहना गलत नहीं होगा। बाद उपेंद्र नाथ राजकुआ साहब जिस बंगले में रहते थे उसको धीरे धीरे भूत बंगला कहा जाने लगा, तो इसमें कोई रहने के लिए तैयार नहीं था। जो जज उस बंगले में उस समय रह रहे थे वो भी उस बंगले को छोड़कर चले गए। अभी जो है ये बंगला कई सालों तक खाली रहा, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि इस बंगले को तोड़ दिया गया है और इसकी जगह एक नया कोर्ट भवन बनाया जा रहा है उस जगह पर। तो ये थी एक जज साहब की कहानी जो जिनको सजाए मौत दी गई। शायद हिंदुस्तान का इकलौता अभी तक केस है, इसके बाद में अभी ऐसा कोई केस आया नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी ये कहानी तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे बढ़ने में मदद कीजिएगा। आपसे मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि।